Hello everyone. Welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. हमारी क्लासेस वीकली ट्यूसडे और फ्राइडे को शेड्यूल रहती हैं. प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो. आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि स्कैमर्स जो होते हैं वो ओटीपी के थ्रू यहाँ पर फ्रॉड कॉल करके और जो आपका विक्टिम होता है उससे ओटीपी पूछ लेते हैं एज अ बैंक ऑफिशियल की तरह, और यहाँ पर जो है उनके अकाउंट से कई सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, वो डिडक्ट हो जाती हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हमने पहले देखी. अब जैसे कि ये डिजिटलाइजेशन का एरा आ रहा है और साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यहाँ पर स्कैमर्स के लिए भी कई सारी अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज उन्होंने अपना ली हैं ये स्कैम्स करने के लिए. तो आज हम वही बात करेंगे. आज हम देखेंगे सिम स्वैप स्कैम के बारे में कि किस तरीके से ये स्कैमर्स जो हैं बिना किसी पर्सनल इंटरेक्शन के यहाँ पर जो विक्टिम है उसके अकाउंट से जो मनी है वो डिडक्ट कर ले रहे हैं. तो यहाँ पर देखो, इस पूरे के पूरे स्कैम में हो क्या रहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से गाइडलाइन भी आई है और साथ ही साथ जो हमारी साइबर सिक्योरिटी सेल है उसने भी ये जानकारी दी है कि अभी पिछले कुछ महीनों में, और स्पेशली आप देखोगे कि ये चीज 2020 कोविड एरा के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लास्ट के यहाँ पे पास्ट 6 मंथ्स में इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो और बढ़ गई हैं. अभी प्रेजेंटली की बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में न्यू दिल्ली के अंदर कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के अकाउंट से यहाँ पे करोड़ ऑफ रुपीस का आप कह लो डिडक्शन देखा गया है इन स्कैमर्स के द्वारा. और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो विक्टिम है उसे पता भी नहीं लग रहा है और विदाउट कोई भी वो इंफॉर्मेशन अपनी उन स्कैमर्स को नहीं दे रहा है, सिर्फ एक मिस कॉल के थ्रू यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्कैम कंडक्ट किया जा रहा है. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये स्कैम, किस तरीके से ये पूरे के पूरे स्कैमर्स इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं स्कैम करने के लिए. साथ ही साथ भारत के अंदर जो हमारा डेटा है, डिजिटल डेटा है, उसके प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम से भी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर जो हमारी साइबर सिक्योरिटी सेल है उसके द्वारा और साथ ही साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने क्या क्या यहाँ पे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं इन सारे इश्यूज से डील करने के लिए. तो हम ये सब डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लास्ट सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन था कि शवओट जो फेस्टिवल होता है जिसे हम फीस्ट ऑफ वीक्स भी कहते हैं, वो कौन से रिलीजन की जो कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को मनाती है. अब देखो यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें जो सबसे इंडिया की जो ऑफिशियल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उसका नाम है सर्ट-इन. ठीक है, सर्ट-इन एनहेंसिंग साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये उसका लोगो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो. इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल पे वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि जो ये साइबर अटैक्स हैं वो कुछ इस फ्रीक्वेंसी से बढ़ गए हैं कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन इंडिविजुअल्स जो हैं वो ईमेल आईडीज और जो उनके मैसेजेस के थ्रू यहाँ पर जो है इस साइबर अटैक का शिकार बन रहे हैं. और स्पेशली ये जो रेसिडेंट्स हैं ये आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, जितने भी ये बड़े शहर हैं वहां देखने को मिलेंगे. और देखो ये जो सारे के सारे फ्रॉड कमिट किए जाते हैं ये एक रिमोट एरिया से कमिट किए जाते हैं. ठीक है, तो क्या है ये सिम स्वैप स्कैम. ठीक है, अब क्या हो रहा है, पहले आपने, अगर आप लोगों ने एक सीरीज देखी होगी जमतारा, ठीक है, यहाँ आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो. अभी क्या हो रहा है कि ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया से ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, काफी बड़ा नेटवर्क वहां से ऑपरेट कर रहा था, बट अब भारत के अंदर इसकी लोकेशन बदल गई है. नूह डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, गुरुग्राम के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है आपका, और अभी कुछ समय पहले यहाँ पे काफी सारे राइट्स देखने को मिले थे, इसलिए भी ये जो डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर न्यूज में था. और एक और कारण है, आप देखोगे कि इसे न्यू जमतारा की तरह डेजिग्नेट किया जा रहा है, यानी कि नूह जो है वो अब बहुत बड़ा सेंटर बन गया है इन स्कैमर्स का.
अब ये जो स्कैमर्स हैं ये पहले की तरह आपका ऑपरेट नहीं करते हैं। आप लोग एक सीरीज देखे होंगे जमतारा, उसके अंदर इन ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। वहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो स्कैमर रहता है वो अलग अलग सिम कार्ड का यूज करके जो है जो रैंडम कॉल्स बनाता है, रैंडम लोगों को कॉल करता है और वहां से बैंक ऑफिशियल बन के उनका ओटीपी ले लेता है। लेकिन ये काफी पुरानी चीज हो गई है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्वैप स्कैम चल रहा है, जिसके तहत जो स्कैमर है उसके पास पहले से ही जो विक्टिम है उसका मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीजें आ जा रही हैं। लेकिन ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे स्कैमर के पास पहुंच रही है? ये पहुंच रही है फिशिंग के थ्रू। अब फिशिंग क्या होती है? देखो, फिशिंग जो होती है वो एक तरीके की कुछ ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी भी मोबाइल नंबर पे एक मालवेयर सेंड करोगे, एक लिंक कोई सेंड कर दोगे, मैसेज में, ईमेल्स में। देखो, हमारे पास आज के समय में, ठीक है, हमारा जो डेटा है, स्पेशली हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत सारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। अगर हम गूगल पे एक सर्च करने के लिए भी कोई अगर हम वेबसाइट खोलते हैं तो अगर वो फ्रीली ऑपरेट नहीं कर रही है, अगर फ्री वेबसाइट नहीं है, तो एटलीस्ट वो आपसे आपका ईमेल और फोन नंबर, ये दो बेसिक चीज तो रजिस्ट्रेशन मांगेगी ही मांगेगी। साथ ही साथ अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट्स, कई सारे ऐसे लोकल रीजनल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आज के समय में ईमेल और फोन नंबर हमारे पूरे, आप कह लो कि डिजिटल डेटा में रिकॉर्डेड है। तो यहां से जो है क्या होता है कि उन्हें ईमेल एड्रेस मिलते हैं और वो इन ईमेल एड्रेसेस को जो है टारगेट करके और यहाँ पर वो अपने इन लिंक्स को शेयर करते हैं। और हमारी डेली टू डेली लाइफ की जो एक आदत है कि हम ये सारे जो मैसेजेस हैं, स्पेशली कई बार एडवर्टीजमेंट के मैसेजेस आते हैं, उन सबको ध्यान नहीं देते हैं, उनको चेक नहीं करते हैं और इसी के थ्रू यहाँ पर इसी चीज का फायदा उठाकर ये मालवेयर जो है हमारे मोबाइल फोन में भेजते हैं। जब ये मालवेयर हमारे मोबाइल फोन में फिशिंग के थ्रू आ जाता है, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये हमारे पर्सनल डेटा को पा लेते हैं। अब देखो, अगर हम फिशिंग की बात करें, क्योंकि ये अपने आप में ही एक अलग टर्मिनोलॉजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखो, यहाँ पर फिशिंग के कई सारे अलग अलग मोटिव हैं। पहला तो है कि फाइनेंशियल एक्सेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, थेफ्ट के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ देखो, अगर कई बार देखो डेटा भी एक बहुत बड़ा, आप कह लो कि फाइनेंशियल एसेट ही नहीं, कई बार कई सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए हम फिशिंग का यूज करते हैं दूसरे के सिस्टम में ये सारे स्पाईवेयर या रैंसमवेयर ट्रांसफर करने के लिए, सो दैट हम वहां से सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को ले सके। तो काफी सारे मोटिव है फिशिंग को यूज करने के और कई सारी अलग अलग टेक्निक्स भी हैं, मैंने यहाँ पे लिखी है, लाइक स्पीयर टेक्निक, कैट फिशिंग टेक्निक, क्लोन फिशिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, क्लोन फिशिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप किसी भी जिस भी लैपटॉप या मोबाइल फोन में ये लिंक सेंड किए हो, उनका जो पूरा का पूरा फोन है वो आपके सिस्टम में क्लोन हो जाएगा। तो यहाँ पर कई टाइप की फिशिंग्स होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन स्कैमर्स के पास जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि जब विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन चली जाती है, फिर वो इंफॉर्मेशन का यूज करके एक रिटेल आउटलेट पे जाते हैं जहां पर सिम कार्ड मिल रहा होता है और वो उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी आइडेंटिटी, जो उनका आधार कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी को आपके फोन का एक्सेस मिल गया तो आप समझ सकते हो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली गई है उसके पास। तो वहां पर उनका आधार कार्ड नंबर यूज करके, उनका आईडी प्रूफ यूज करके एक फेक उन्हीं के नाम से जो है सिम कार्ड लिया जाता है और यहाँ पर डुप्लीकेट सिम कार्ड बनाया जाता है। देखो, अभी क्या, पहले क्या होता था कि आपको सेम नंबर जो है कंपनीज नहीं दे पाती थी, लेकिन बाद में ऐसा आया कि अगर आपका सिम कार्ड खो जाता है तो वो पर्टिकुलर सेम नंबर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्कैमर्स क्या बोलते हैं जाके शॉप्स पे कि हमारा वो एफआईआर की कॉपी, जो कि बहुत ही आसान है, वो एक एफआईआर बताते हैं कि हमारे जो सिम कार्ड है वो चोरी हो चुका है और हमें इस सेम नंबर का वापस से सिम कार्ड अलॉट कर दीजिए। तो इस चक्कर में यहाँ पर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके ये डुप्लीकेट सिम कार्ड जो है वो आपका इशू करा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि सिम कार्ड को एक्टिव होने में कुछ टाइम लगता है, तो ये एक बार कई बार मिस कॉल्स भी देकर जो है, जो विक्टिम है उनके फोन पर चेक करते हैं कि ये सारी की सारी कॉल्स जो हैं ट्रांसफर कहां पे हो रही हैं। और फाइनली आप देखोगे कि जब ये पूरा का पूरा आपका सिम कार्ड एक्टिव हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी बैंक के ओटीपीज हैं और जितनी भी मैसेजेस हैं, वो स्कैमर के, जो कि वो डुप्लीकेट सिम है, वहां पर जाने लगते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि एक तो आपने देखा कि फिशिंग से पर्सनल डेटा का एक्विजिशन कर रहे हैं ये स्कैमर्स, लेकिन यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स ने ये भी कहा है
कि कई सारी टेलीकॉम की कंपनीज हैं, उनमें कुछ एसोसिएट या लो लेवल के वर्किंग ऑफिशियल्स हैं जो कि डेटा जो है वो पर्सनल डेटा जो कि कंपनी के कस्टमर्स का है वो जो है इन हैकर्स को प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी क्या ये हैकर्स करते हैं कि ये कंपनी की जो पूरी की पूरी डेटा है उसे ब्रीच कर लेते हैं। अभी जैसे एक कंपनी है रेंट मोजो। रेंट मोजो एक ऐसी कंपनी है जो आपको फर्नीचर जो है रेंट पर देती है। तो आप समझ सकते हो कि ये ऐसी कंपनी है, इनके जो कस्टमर्स होंगे उनकी ईमेल आईडी, डेटा, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीजें कंपनी अपने डेटा में स्टोर करके रखेगी। अब इस रेंट मोजो का जो रेंट मोजो ने ये कंप्लेन की थी कि अप्रैल के महीने में जो इनका पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें डेटा ब्रीच पाया गया था, यानी कि वहां से पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी किया गया था। तो ये सारी चीजों के थ्रू भी यहां पर आप देखोगे कि ये स्कैमर्स जो है पर्सनल डेटा को अचीव कर रहे हैं। डुप्लीकेट सिम कार्ड के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये इजिली जो है ओटीपीज को अपना आराम से पा सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे कि कई बार ये मिस कॉल्स देते हैं, ये स्कैम कमिट करने के बाद मिस कॉल्स देते हैं। दो यहाँ पर मिस कॉल्स की क्या वैल्यू है आप ये समझो। अब इनके पास जब सिम कार्ड आ गया है तो ओटीपी भी आ गया है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी आ गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप अपनी जीमेल की जो आईडी है वो अगर आप किसी और डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आपका जो पर्टिकुलर डिवाइस है उस पर एक मैसेज आएगा कि आपका जो ईमेल है वो कोई और पर्सन जो है इस पर्टिकुलर डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे में विक्टिम के पास कहीं विक्टिम कहीं अपना फोन ना चेक कर रहा हो और उसके पे कहीं गलती से जो है किसी टेक्निकल इनके एसओपी की मिसमैनेजमेंट की वजह से इंफॉर्मेशन ना चली जाए, वो क्या करते हैं कि उस विक्टिम को कई बार मिस कॉल देंगे ताकि वो विक्टिम जो है इरिटेट हो जाए। और आप देखते हो कि हम जब एक बार फोन उठा लेते हैं तो हम एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए उसे रख के भूल जाते हैं। और इरिटेट अगर कोई करता है ऐसे मिस कॉल्स देके तो फिर हम तो फोन को चेक भी नहीं करते हैं कुछ समय के लिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे ये इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर मिस कॉल्स देते हैं ताकि जो पर्सन है वो अपने फोन से इरिटेट होकर दूर हो जाए। और इसके बाद जो है ये जो ओटीपीज का है ये अपना ट्रांजैक्शन जो है वो अमाउंट डालते हैं अकाउंट नंबर के साथ और ओटीपी जो है वो बैंक की तरफ से जाता है इनके सिम कार्ड पर और ये जो पूरा का पूरा पैसा है विक्टिम के अकाउंट से वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बात ये है कि ये पकड़े क्यों नहीं गए अभी तक। होता क्या है कि जब ये अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं या फिर मनी विड्रॉ कर लेते हैं तो उन सारी पैसों को ये क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या दिक्कत है, ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में ये दिक्कत आ रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और ये वन ऑफ द मेजर कंसर्न है। इसीलिए आप देख रहे होगे कि बहुत सारी कंट्रीज हेजिटेट कर रही हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से अपने जो इकोनॉमी है उसका हिस्सा बनाएं। तो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है वो इनक्रिप्टेड है, यानी कि देखो कि यहाँ पर जो मेन आपका जो थर्ड पर्सन है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं तो एक आपका जो बैंक है उसके पास आप डिटेल्स होगी और दूसरी आपके पास डिटेल्स होगी। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो वो आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन वगैरह हर एक चीज चेक कर सकती है कि कहाँ कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। आपको अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन भी करते हो तो वो भी पता चल जाता है। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को ही पता रहेगा कि ये जो पैसा है पूरा कहाँ है, कोई भी और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसी कारण से जो स्कैमर हैं वो पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। अब देखो ये तो था स्कैम, यहां पर कुछ गाइडलाइंस भी निकाली गई हैं ताकि जो सिटीजन्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें। कैसे आप सिम स्वैप फ्रॉड से प्रोटेक्ट रहोगे? देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके मोबाइल पे कोई भी ऐसा लिंक आता है या फिर कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो उन चीजों को हमें ध्यान देना है और हमें रैंडम कोई भी लिंक क्लिक नहीं कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आप अपना जो मल्टीपल अगर मिस कॉल्स आ रही है तो उसको नेग्लेक्ट मत करो और एकदम नॉर्मल बिहेव मत करो कि जैसे रॉन्ग नंबर है या फिर ऐसा मे भी हो सकता है कि ये कोई स्कैमर ही हो। साथ ही साथ यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर्स को जो है रेगुलरली आप चेंज करने के लिए भी कहा जा रहा है। जो मिनिस्ट्रीज हैं वो ऐसा कह रही हैं। कोई भी एसएमएस आए, ईमेल आए बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो आप उस पर ध्यान दो। तो इन सारी चीजों का दिया गया है और अगर कोई भी फ्रॉड आपको लगता है तो आप तुरंत जो है बैंक से कांटेक्ट करो। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि हम इन सारी चीजों को जो सिम स्वैप फ्रॉड है उसको कमिट होने से बचा सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या कह रही है। इन्होंने कहा है कि ये जो सारे साइबर क्राइम्स और जो फ्रॉड्स चल रहे हैं, जब इन्होंने इंक्वायरी करनी शुरू की तो इन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक में 67,000 सिम डीलर्स को जो है ब्लैकलिस्ट किया है। आप नंबर देखिए, ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का नंबर है, डेटा है। 52 लाख कनेक्शंस को यहाँ पर रिमूव किया गया है और ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा एफआईआर जो है यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं कई सारे डीलर्स और स्कैमर्स के ऊपर। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी अलग अलग एजेंसीज अगर आप देखोगे तो उन्होंने अलग अलग डेटा रिलीज किया है यहाँ पे। तो अब देखो इन सब चीजों से साइबर अटैक से बचने के लिए और पूरी जो सिटीजन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक आपका कह लो कि पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है संचार साथी पोर्टल। अब ये क्या करेगा, देखो बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम एक पर्सन अगर है तो वो अपने आईडी प्रूफ पर 9 जो है आपका मोबाइल कनेक्शन नंबर ले सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर देखो कई सारे और इनिशिएटिव्स जो हैं इस संचार पोर्टल के अंदर हैं। बेसिकली जो संचार पोर्टल है ये एक अम्ब्रेला है और इसके नीचे जो अलग अलग साइबर क्राइम से निपटने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं वो सारे के सारे संचार सारथी पोर्टल के अंडर ले आए गए हैं। इसमें सबसे पहले है आपका टैफकॉप। अब देखो टैफकॉप क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर टैफकॉप का यूज करके जो भी यूजर है या फिर जो भी पर्सन है वो ये जान सकता है कि उसके सिम कार्ड्स जो है या फिर उसके नाम पर कितने सिम कार्ड्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये वो रजिस्टर है जिसमें कोई भी पर्सन अगर अपना फोन खो देता है या फिर कोई भी उसका क्या कहते हैं कि फोन ऐसा ब्लॉक हो गया है और उसमें सिम है तो यहाँ पर वो जो इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क है उनके साथ यहाँ पर आकर और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बताकर और सोल्यूशन ले सकता है और अपने जो सिम कार्ड्स है या फिर जो भी फोन में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन वो किसी और के हाथ ना लगे, इन सारी चीजों को चेक कर सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो ये टैफकॉप और का पूरा इंटरफेस है और ये सब चीजें संचार साथी पोर्टल के अंदर की जा रही हैं। नेक्स्ट देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनिशिएटिव शुरू किया गया। अब जो है गवर्नमेंट इन सारी चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू जो है यहाँ पे टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अप्रूव करा है। देखो अस्त्र का काम क्या है, अस्त्र यहाँ पर बेसिकली बनाया गया है ताकि जो हमारा पहले किस तरीके से सिम वेरिफिकेशन होता था, पहले हम यहाँ पे सिम लेने जाते थे तो यहाँ पर एक पेपर और टेक्स्ट बेस उन्होंने आपसे आपका नाम पूछा, आईडी एक ली और उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया पेपर बेस्ड पे ही और उसके बाद सिम इशू हो गई। इसी की वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सिम वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है इसमें आसानी होने के कारण यहाँ पर जो फेक आपका डुप्लीकेट सिम कार्ड है इसी कारण से इशू हो रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब आप समझो कि 117 करोड़ सब्सक्राइबर भारत में पाए जाते हैं और इसी के साथ भारत पूरी दुनिया में जो है सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इकोसिस्टम बन जाता है। तो अब इन 117 करोड़ सब्सक्राइबर का जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, कैसे आप टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस करके इन सारे डेटा को करेक्टली और जो सारे सिम सब वेरिफिकेशन है उनको करेक्टली कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं तो यहाँ पर इसी चीज के लिए अस्त्र को जो है वो डेवलप किया गया। अस्त्र बेसिकली क्या करेगा कि वो पहले जो पर्सन है उसका फेशियल डिटेक्शन करेगा और यहाँ पर अस्त्र के अंदर आप देखोगे कि पहले से ही काफी सारे जो डेटाबेस हैं वो उनको दिया गया है, अस्त्र को ट्रेन किया गया क्योंकि देखो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग चाहिए होती है तो यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डेटा उसके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर वो जो है पहले डिटेक्शन करेगा, जो भी उसके पास एल्गोरिदम होगा उसके यूज करके यहाँ पर वो पता करेगा कि जो फेस है इमेज है, उसके बाद यहाँ पर वो पूरी की पूरी डेटा की एनालिसिस करेगा, बायोमेट्रिक्स फेस मैपिंग करेगा और जो भी ज्योग्राफिकल फीचर हैं उस पर्सन के वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। और जो पूरा फेशियल फीचर है देखो इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज है, जो आपका फेशियल फीचर है उसको ये नंबर से मैपिंग करेगा। यहाँ पे आप इमेज में देखो ये किस तरीके से नंबर के थ्रू यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन की मैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें करेगा एंड देन वो रिकॉग्नाइज करेगा फाइनली और जो भी चीजें हैं वो वेरीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अस्त्र इस तरीके से काम करेगा। अभी तक अगर आप देखोगे तो इस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऑलमोस्ट 40 लाख जो फ्रॉड हो सकते थे उनको रोका गया है, और ऑलमोस्ट 36 लाख जो है फ्रॉड कनेक्शंस यहाँ पे वो पाए, उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है, और 40,000 यहाँ पर जो सेल ऑफरिंग है उनको जो है ब्लैकलिस्ट किया गया है, यानी कि जो आपके सिम रिटेलर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि अस्त्र भी अपने आप में कितना एक एनहेंसिंग एफर्ट जो है वो दिखा रहा है इन सारी चीजों को, साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स को जो है डिटेक्ट करने के लिए। अब देखो कुछ कंसर्न भी हैं इस अस्त्र जो टेक्नोलॉजी है उससे। अब टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें देखो इनएक्यूरेसी और एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम पे रन करती है, और कोई भी एक छोटा सा डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हुआ और पूरा का पूरा जो आउटपुट होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इनएक्यूरेसी की बात की गई है कि अगर आप जो जो जहां पे ये सारी चीजें अस्त्र का उपयोग हो रहा है, तो क्या होता है कि पूरी जगह, हर जगह जरूरी नहीं है कि सेम लाइटिंग हो या फिर सेम चीजें हो। कभी कभी खराब लाइटिंग या टेक्निकल एरर्स होने की वजह से यहाँ पर जो फेशियल उसका मैपिंग है वो गलत हो सकती है, और इससे क्या होगा कि अगर वो किसी पर्सन की गलत मैपिंग कर लेगा तो उसका गलत डेटा स्टोर हो जाएगा जो है डेटा स्टोरेज में, और इसके बाद जो है कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होंगी। दूसरा, वो मिस आइडेंटिफिकेशन का भी दिक्कत हो सकता है। देखो क्या है कि यहाँ पर जो रेस है, जेंडर है, स्किन कलर है, इसमें वो कैसे एक्यूरेसी ले आ पाएगा, और साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशन, कोई किसी की हंसती हुई फोटो आती है, किसी का बहुत सीरियस आप देखोगे, तो इन सारी जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन जो एक चीज है, उनको कैसे ये डील करेगा, यही सारी चीजें यहाँ पे कंसर्न की हैं। थर्ड बहुत बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी का। अब देखो जब हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो प्राइवेसी का। प्राइवेसी का जो मुद्दा है वो तब भी आता है जब आप किसी भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, अपना ईमेल आईडी सब कुछ देते हो, या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हो, तो ये रहता है कि क्या वो डेटा हमारा सिक्योर रहेगा, क्योंकि कंपनीज के भी डेटा ब्रीच हो जा रहे हैं और वहां से स्कैमर्स जो है डेटा चुरा ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। भारत के अंदर क्या लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है। देखो यहाँ पर कई बार कोशिश की गई कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लाई जाए, और 2019 में ये एक ड्राफ्ट आया भी था, बट वहां पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने कुछ सजेस्ट किया, और उनके सजेशन के बाद यहाँ पर अगेन 2023 में इस बिल को टेबल किया गया। देखोगे आप तो यहाँ पे लोकसभा में ये 3 अगस्त को इंट्रोड्यूस होती है, पास होती है 7 अगस्त को, और राज्यसभा में ये 9 अगस्त को पास हो जाती है। अभी तक भारत में कोई ऐसी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। तो अब देखो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का एरा है, तो हमें डेटा को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन को देखोगे, वहां की जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, जो वहां के सिटीजन्स हैं उनकी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पे कई सारी वर्ल्ड की कंट्री हैं, और वहां पे काम कर रही जो कंपनीज हैं उनको ये नोटिफिकेशन एडवाइजरी भी दी गई है, और कई जगहों पे नियम भी बनाए गए हैं कि किस तरीके से आप जो लोगों का डेटा है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि समझो क्या होता है कि अगर सपोज करो हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर किसी चीज के लिए अभी कुछ समय के लिए डेटा दे रहे हैं, जिसका अभी कुछ समय तक इस्तेमाल होगा। अब कंपनीज क्या करती हैं कि उस कस्टमर का जो है काम खत्म हो गया है, उस डेटा की जरूरत नहीं है, फिर भी वो उस डेटा को स्टोर करके रखती हैं। तो सरकार यहाँ पे ये कहती है कि आप जो भी कंज्यूमर से डेटा ले रहे हो, जब उसका यूज खत्म हो जाए उसके बाद आप अपने जो डेटा स्टोरेज है उससे उसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें जो है डेटा प्रोटेक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से काम करती हैं। साथ ही साथ ये हमेशा कहते हैं कि एक फायरवॉल लगाओ, हमेशा जो है अपने डेटा स्टोरेज को प्रोटेक्ट करके रखो, वो आपकी जिम्मेदारी है, ताकि किसी की भी प्राइवेसी यहाँ पे किसी की भी जो प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए। तो अब देखो ये पूरा का पूरा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। 7 चीजों से रिलेटेड जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला है कि कंसेंटेड, लॉफुल और ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डेटा। आप किसी भी पर्सनल का डेटा जो है उसके कंसेंट से लेंगे, बनाए गए भारतीय नियमों के तहत लेंगे, और उसका ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे, यानी कि जो आप बता रहे हैं उसी का यूज करेंगे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की भी बात आती है, ठीक है, हम कंपनी को अपना डेटा दे देंगे, आज के समय में ये जरूरी भी है, लेकिन हमें वो एक ट्रस्ट भी तो कंपनी को बिल्डअप करना पड़ेगा कि वो हमारे डेटा का जो है सही उपयोग नहीं कर रही है। तो ये चीज सरकार यहाँ पे इस बिल के थ्रू यहाँ पे ले आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी इस बिल के अंदर कहा गया है कि प्रपोज्ड लिमिटेशन,
यानी कि उनके पर्सनल डेटा का आप उतना ही यूज करो जितना कि स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक काम के लिए जरूरी है, और उसके बाद अगर जरूरी नहीं है तो आप उसको जो है अपने डेटाबेस से रिमूव कर दोगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब तक उसकी जरूरत है, स्टोरेज लिमिट है, यहाँ पे डेटा एक्यूरेसी है कि आप करेक्ट और सही डेटा अपडेट करो। ये नहीं कि किसी की उम्र 23 साल है और अगर आपको कुछ उसमें अपना फायदा दिख रहा है, कोई अगर ऐसी स्कीम है या फिर कोई भी चीज, कई सारी हेल्थ की बेनिफिट्स होते हैं, तो आप उसकी एज 25 कर दो। तो यहां पर इस तरीके की भी चीजें की जाती हैं, डेटा के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है, तो वो आपको नहीं करना है। डेटा एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, स्टोरेज लिमिट को मेंटेन करना है, और साथ ही साथ आप इसके लिए भी अकाउंटेबल होंगे कि आपकी कंपनी के अंदर अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है और उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जाती है, तो उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी वो पर्टिकुलर कंपनी लेगी। तो देखो ये सारी चीजें थी, हमने देख लिया कि स्कैम क्या है, भारत के अंदर जो है किस तरीके से स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से ये जो स्कैमर्स हैं इन्हें ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड, जो डेटाज हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि क्या क्या यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। और देन हमने देखा कि भारत के अंदर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है और वो किस तरीके से जो है यहाँ पे स्कैम के लिए प्रोविजंस बनाता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हो। अब देखो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखो क्या होता है कि हम बहुत सारे जो है सिस्टम में हम जब जाते हैं वेबसाइट पे, तो कई सारी कुकीज जो है वो हमारे सिस्टम में आने के लिए एक्सेप्ट और रिमूव का यहाँ पे ऑप्शंस देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस जो है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है जो कि उस इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। ठीक है, आप किसी गूगल पे किसी वेबसाइट पर गए या फिर कोई भी आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो वहां पर जो वो वेबसाइट्स होती हैं, तो वहां पर से कुकीज जो हैं अपने आप आपकी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ये जो चीज आपसे पूछी जा रही है आंसर में, तो यहां पर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है उन कुकीज को जो है आपके सिस्टम में घुसने से जो है रोकता है। तो आपको यही बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सब इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे, और इस लेक्चर की पीडीएफ लेने के लिए आप कहां विजिट करेंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे parchamclasses.in, parchamclasses.in पर जाएंगे और वहां से आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस देखो पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिस आउट मत करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।